और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कौन से जीव भोजन के लिए घास तथा मांस दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं? तृणभोजी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा गया कौन से जीव भोजन के लिए घास और मांस दोनों प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो यह कौन सा है? यह है सर्वाहारी जीव। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? ओडम, रोनकियर, क्लीमेंट्स या फिर अर्नेनेस ने? किसने किया था? यह किया था अर्नेनेस ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो इंग्लिश नेम है वो हो जाएगा ये RNA अर्ने और फिर अर्नेनेस NAESS, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। निम्नलिखित में से किस जीव वैज्ञानिक ने भोजन श्रृंखला में से एक से अधिक भोजन कड़ियों के बारे में बताया है? AG टांसले, RL लिंडमैन, EP ओडम या फिर C एल्टन ने? किसने बताया है? यह बताया है C एल्टन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कब बताया था? 1927 में बताया था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कब बताया था, तो 1927 1927 में। ये आप इसको नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए। भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और पवन का सही सतही घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक कौन सा सही क्रम है इसका? तो क्रम बताना है। तो यह क्रम कौन सा है? ध्रुवीय पूर्वा हवा, पश्चिमी हवाएं, उपोष्ण उच्च दाब, व्यापारिक पवन। उपोष्ण उच्च दाब, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवीय पूर्वा हवा, पश्चिमी हवाएं, उपोष्ण उच्च दाब और फिर व्यापारिक पवन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपाज की ऊंचाई कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर पूछा गया ट्रोपोपाज की ऊंचाई कितनी होती है? तो वायुमंडल का जो सबसे निचला हिस्सा क्षोभ मंडल, इसी को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं या संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि क्षोभ मंडल के 3 नाम हैं, क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या फिर इसी को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और ध्रुवीय प्रदेशों में ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है वह 6 से 8 किलोमीटर तक होती है। वहीं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उसकी ऊंचाई है 17 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रसारित मिलती है। कहाँ पे? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। तो किसमें है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है गामा किरणों से, एक्स किरणों से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से या फिर पराबैंगनी किरणों से? तो वायुमंडल की ओजोन परत जो है पृथ्वी को किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो पराबैंगनी किरणें हैं यह हमारे स्किन के लिए काफ़ी हानिकारक हैं या फिर घातक हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा ट्रेस गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? मीथेन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर ओजोन? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा ए, मीथेन। यह जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। मीथेन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है? ये पशुओं की जुगाली से, यानी कि जो पशुएं जुगाली करते हैं, मुँह बार बार चलाते हैं, और धान के खेत से खास करके निकलता है मीथेन। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। गुटेनबर्ग के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है 60.5%, 64.44%, 78.08% या फिर 85.2%। कितनी होती है? ये होती है 78.08%। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र किसके पास देखा जाता है? गुजरात तट पर, सुंदरबन क्षेत्र में, विशाखापत्तनम में या फिर तमिलनाडु के पास देखा जाता है? पूछा गया है उच्चतम ज्वार किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो यह कहाँ पे? यह देखने को मिलता है गुजरात के तट पर। ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया गया आकृति और दूसरी तरफ दिया गया अपर्दन के प्रकार। जीवजन किसके कारण से होता है? तो जीवजन होता है पवन के अपर्दन के कारण। ए का 3। पोलजे भूमिगत जल के कारण होता है। और केम क्या है? यह हिमानी है, हिमानी के कारण होता है। और रेपिडेक्स बहता जल। ए का 3, बी का 4। ए का 3 और बी का 4
किसमें है, डी ऑप्शन दिया गया और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भू अभिनति को घेरे दृढ़ भूभाग को कोबर ने कहा था क्रेटोजन, प्राइमा प्राइमारम्फ, एंडरम्फ या फिर मोनाडाइक, मोनाडाक। तो इसको क्या कहा था, इसको कहा था क्रेटोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कम ज्वार और उच्च ज्वार के बीच ऊंचाई में लंबवत अंतर क्या कहलाता है, ज्वारी ढलान, ज्वारी उन्नयन, ज्वारी परास या फिर ज्वारी ऊंचाई। तो यह कहलाता है ज्वारी परास। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सॉरी। नदी अपर्दन के से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तंग घाटी, बाढ़ी मैदान, तलहटी मैदान, डेल्टा। तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान या फिर डेल्टा। तो इसका जो सही क्रम है वह क्या है, तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान और डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है, आर्द्र शुष्क क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में या फिर शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। तो कहाँ होता है, यह होता है शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जावा सागर, अंडमान सागर या फिर एजियन सागर। तो क्या है, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। यह यूएसए में विश्व स्थित अन्य पर्वत जो है अलग अलग कई सारे पर्वतें हैं, अलास्का रेंज, रॉकी अपलेशियन, कास्केड रेंज और सियरा माद्रे आदि यहाँ पे क्या है, यूएसए में अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसी नदी घाटियों को क्या कहते हैं जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता, अनुवर्ती, परवर्ती, अक्रमवर्ती या फिर अनानुवर्ती। इसको कहा जाता है अक्रमवर्ती। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुस्थैतिक संचलन का प्रतिफल है, स्थल भाग का उत्थान, समुद्र तल का उत्थान एवं धसाव, विभिन्न स्वरूपों का निर्माण या फिर डी है नदी धाराओं का निर्माण। तो क्या हो जाएगा, यह है समुद्र तल का उत्थान एवं धसाव। बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्षतिपूर्ति तल संकल्पना के प्रतिपादक हैं प्राट, एयरी, हैफोर्ड बोबी या फिर जोली। कौन है, यह है प्राट। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, तापी, कृष्णा, महानदी या फिर गोदावरी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो वह नदी है तापी नदी। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित नहीं है, हाल एडाना, डेविस, हाग या फिर सुकर्ट। कौन है, यह नहीं है हाग। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, हैरी हैस, हालम, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन या फिर हर्ट्जर ने। किसने किया है, यह क्या है, हैरी हैस ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत को अभिलिखित किया गया था, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। बात हो रही है 2011 की जनगणना की, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे थी, पूछा गया उच्चतम प्रतिशत, नगरीय उच्चतम प्रतिशत क्या थी, वो हरियाणा की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। और सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे थी, वो उत्तर प्रदेश की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेनप्लेन नदी समतल की वर्ष 1993 अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था, C.A. कॉटन, वान रिchthofen, क्रीकमे या फिर अल्फ्रेड वान वेगनर ने। किसने किया है, यह क्या है, क्रीकमे ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। कहाँ से नहीं गुजरती है? यह तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। एक याद रखिएगा ट्रिक, यू मोका, यू मोका। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ कहाँ से गुजरती है इसको पहले जान लीजिए। यह गुजरती है लगभग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से गुजरती है। यू मौका याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? पेरू, चिली, इंडोनेशिया या फिर ब्राज़ील। तो भूमध्य और मकर रेखा दोनों किस देश से होकर गुजरती हैं? वह देश है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है? हवाई द्वीप, कुक द्वीप, सेंटा क्रूज द्वीप या फिर फिजी द्वीप। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात हो रही है तो कहाँ से गुजरती है? यह फिजी द्वीप से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? 0 डिग्री देशांतर, 23.5 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या फिर 180 डिग्री देशांतर। तो किसको माना गया है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आल्प्स पर्वत में हैटर हार्न एक उदाहरण है अरेत का, पिरामिडी शिखर का, प्लग डोम का या फिर होस्ट का। तो किसका उदाहरण है आल्प्स पर्वत? ये उदाहरण है पिरामिडी शिखर का। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया योजनाएं और दूसरी तरफ दिया है उससे रिलेटेड नदियाँ। फरक्का परियोजना यह किस पर है? यह गंगा नदी पर है। माताटीला परियोजना यह बेतवा नदी पर है। काकरा पार परियोजना यह जो है तापी नदी पर है गुजरात में। और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, यह आपको पता होगा। ए का 4 और डी का 1, ए का 4 डी का 1 किस में दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।